फर्स्ट क्लास, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, तो हमारा सेकंड ग्रुप का कौन सा नंबर पे सब्जेक्ट अपना? सेकंड ग्रुप में फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? एडवांस अकाउंट। सेकंड नंबर पे ऑडिटिंग, उधर भी लॉ सेकंड नंबर पे है, इधर भी है सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे आप लोगों का है EIS-SM, है ना। फोर्थ नंबर पे अपना हो गया FM एंड इकोनॉमिक्स, बराबर। तो जैसा आपको मैंने कहा था कि एडवांस अकाउंट्स जो है वो बहुत आराम से हो जाती है, कल भी मैंने बोला था आप लोगों को। FM वाला पोर्शन भी अच्छा है क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल है। इकोनॉमिक्स का थोड़ा पोर्शन थ्योरी वाला है, और EIS-SM का जो पोर्शन है वो टेक्निकल हो गया, और अपना वाला जो है वो थ्योरेटिकल बेस मिक्स प्रैक्टिकल बेस है। तो समझना प्रैक्टिकली पड़ेगा, लेकिन लिखना वहां पे अपने को पड़ेगा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। तो थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस अपने को यहाँ पे ज्यादा करनी ही करनी पड़ेगी और हाल में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 100 मार्क्स का पेपर, ये सब मैं आपको कल बता चुका था। बुक आप लोगों को जल्दी अवेलेबल हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स आते नहीं है, तो बुक लगभग रेडी पड़ी है। आजकल मैं भेज दूंगा मैं, तो बुक आ जाएगी जल्दी। इधर भी एक क्वेश्चन बैंक अपने पास में रहेगा। ICAI का जो कल आपको लॉ का बुकलेट दिखाया था, वैसा ही ऑडिट का भी पूरा बुकलेट बना हुआ है। प्लस ऑडिट में अगर मार्क्स लाने हैं तो स्टडी मेट से। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं स्टडी मेट से पढ़ाऊं जोधपुर में, बाहर तो पढ़ाया सिर्फ स्टडी मेट से ही, लेकिन इधर मैंने जब जब स्टडी मेट हाथ में लिया, क्लास बिल्कुल खाली हो गई, एकदम गायब। तो मैंने फिर बंद ही कर दी। बच्चों को नोट्स दे दिए थे मैंने। नोट्स देने के बाद मैंने उनको बोला, यार नोट्स से घर पे पढ़ते रहना, बढ़िया स्टडी मेट है, मैं तैयार कराता हूँ तुमको। 2 दिन 3 दिन बैठे, अरे ये सर तो स्टडी मेट से पढ़ाते हैं, आ जाओ भाई वापस। जैसे ही नोट्स वापस चालू किए, वापस क्लास में आ गए। तो ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको करना है उनको थोड़े टाइम बाद में एक ट्रिक बता दूंगा कि आपको स्टडी मैट से किस किस तरीके से चीजों को तैयार करना चाहिए। अगर आपने उन चीजों को फोकस कर लिया तो ऑडिट के अंदर घबराने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप ऑडिट को बहुत आराम से कर पाओगे, इतना कोई टिपिकल चीज नहीं है। क्योंकि ऑडिट का, जैसा आपको मैंने बोला था, एक सिस्टम सेट है, ये वाला। ये आप चैप्टर देख रहे हो ना, तो इनमें क्या होगा कि जैसे ये कुछ चैप्टर्स का कॉम्बो है। अब ये कॉम्बो में अगर कोई भी ढंग से प्रिपरेशन करे, जैसे अपन चालू करेंगे चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो 1 to 7 और 8, 7 और 8 बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। ये 4 चैप्टर आपको 20 से 25 नंबर दिला सकते हैं, और ये बहुत आराम से स्टडी मैट से भी हो सकता है, बहुत इजीली, ठीक है। अब ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, स्टडी मैट में तो ये 100 पेज से ऊपर का है, ठीक है। चलो 1 मिनट के लिए इसको साइड में कर दिया मैंने। ये 2 चैप्टर सबसे टिपिकल माने जाते हैं ऑडिट के अंदर, चलो इनको भी मैंने साइड में कर दिया। लेकिन ये चैप्टर जो देख रहे हो, खास करके चैप्टर 10, इसकी एक खासियत है, ये आपके लॉ में भी है और ऑडिट में भी है। सेम सेक्शन नंबर काम करता है 139 से लगा करके 148 कंपनीज एक्ट 2013। तो अपने लॉ में लास्ट चैप्टर यही है। तो किधर से भी आप पढ़ लेते हो, आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि सेम है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और उसके अलावा एक ये वाला चैप्टर एकदम छोटा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। तो अगर कोई थोड़ा सा ढंग से पढ़े चीजों को, ऑडिट में क्या है कि स्मार्ट स्टडी चाहिए, डीप के साथ क्या चाहिए, स्मार्ट। यार ये वाले पोर्शन से क्वेश्चन इतने नंबर के तो पक्का बन रहे हैं, उतना उतना पोर्शन अगर आपने तैयार कर लिया तो इसका मतलब है 50-55 नंबर के आसपास तो नॉर्मल से तैयार हो जाएंगे। फिर आपको जितना एक्स्ट्रा तैयारी करनी है उसके हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसमें रिटर्न काम करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, जो प्रैक्टिकली कोई करता नहीं है। तो ट्राई करेंगे कि उसको अपन करें। तो आज मैं बहुत बेसिक स्टार्ट करूंगा, बहुत लंबा टाइम हो गया अभी आपको बैठे हुए, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आओगे। और मेरे ख्याल से फेस टू फेस क्लास में ऑडिट की ले रहा हूं करीब 3 अटेम्प्ट के बाद। 3 अटेम्प्ट हो गए, क्योंकि सब ऑनलाइन के लिए रेडी। सर इतना कौन बैठता है? FM इको तक बैठ जाएंगे, बाकी 2 सब्जेक्ट ऑनलाइन, है ना। तो अभी इस वाले बैच में भी जितने ऑडिट के जितने आप यहां से हो, उसके करीब करीब डबल लोग ऑडिट में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ऑनलाइन के लिए। तो यहां नहीं आएंगे आप, तो यहां क्लास हो जाएगी, उसके बाद प्रोवाइड कर दो। इवन कुछ तो ऐसे भी आए कि सर पुराना वाला और इस कोर्स में चेंज है क्या? मैंने कहा नहीं, सेम है। तो फिर एक साथ ही दे दो ना। अरे मैंने कहा इधर मैं लेटेस्ट पढ़ा रहा हूँ भैया, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग होगी यार, लेटेस्ट ले लेना। लेटेस्ट क्या करेंगे सर, चीज तो वही है ना, आप भी वही हो। जब आप भी वही हो, चीज भी वही है। मैंने कहा देख, हर बार लेटेस्ट रिकॉर्डिंग करते तो क्या कभी नया आइडिया आता है, नए बच्चे होते हैं, नए डायलॉग्स होते हैं, नया एग्जाम्पल होता है भाई, है ना। अब पिछली क्लासों में कोई गौतम अडानी जी के एग्जाम्पल थोड़ी दिए थे,
इन क्लासों में चलेंगे, ऑडिट में भी चलेंगे, बट ऑब्वियस अपना तो सब्जेक्टिव हुई है। बट अब वो नहीं समझते कि नहीं सर अपना तो पुराना रिकॉर्डेड, आप तो दे दो काम हो जाएगा। अभी सुबह हमने दिया है, ठीक है, पुराना रिकॉर्डेड ऑडिट का पूरा बंदा लेकर के गया, पिछला रिकॉर्डिंग मेरा जो पड़ा था। ठीक है भैया, जैसा तुमको ठीक लगे। तो बहुत बेसिक इसलिए आज मैं चालू कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अब ये जो बेसिक है जो मैं आपको कराऊंगा यहां तक मेनली, ये तो खाली समझने का है। ये चीजें आप लोगों को अभी नोट करनी पड़ेंगी। 2 से 3 दिन की जो क्लासेस अपनी चलेगी उसमें थोड़ा सा नोटिंग का काम रहेगा। कॉपीज में आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से देख करके नोट करना पड़ेगा। थोड़ा सा उससे क्या होगा, नींद भी नहीं आएगी, बराबर अपने दोनों काम हो जाएंगे। चलिए भाई आइए, तो आप यहां से जो मैं बोलूं वो चीज नोट करना, सारा नहीं करना है, जो जो मैं बोलता जाऊं उसको नोट करते जाना जब मैं बोलूं तब। सबसे पहले नंबर पे अभी सिर्फ समझने का पॉइंट, पहली लाइन, ऑडिटिंग का सिंपल मीनिंग तो आप लोगों ने मुझे कल की क्लास के अंदर बता दिया था कि सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेसिकली एग्जामिन करने का काम करते हैं, है ना। अब यहां बोला है द वर्ड ऑडिटिंग हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका नाम क्या था, ऑडायर, ठीक है, विच मीन्स टू हियर, सुनना। अब सुनो, पुराने जमाने के अंदर आप लोग जानते हो कि राजा महाराजा लोग होते थे, और राजा महाराजा लोगों में एक वो अपना होता था, क्या कहते हैं, जो खजांची टाइप पर्सन, मुनीम टाइप का, ठीक है, जो राजकोष संभालता था। वो क्या करता था, ऐसे दरबार के अंदर उसको बुलाया जाता और वो सारा अपने राजा जी को ऐसे हिसाब पढ़ के सुनाता। साहब इस गांव से इतना लगान हमको वसूल हुआ, इस गांव से इतना लगान वसूल हुआ, फिर ये बताता यहां हमने इतना खर्चा किया, यहां हमने इतना खर्चा किया, और राजा जी उसको सुनते, सारे दरबारी लोग भी सुनते, और जहां कोई दिक्कत आती ऑब्जेक्शन करते, पूछते, वहीं से अपना ये वर्ड पड़ गया ओडायर, यानी कि सुनना, टू हियर, ठीक है। तो उस वक्त सारा काम ऐसे होता था। अभी सारा काम चूंकि बुक्स के अंदर होता है तो उसी वर्ड को मैंने पकड़ लिया, ओडायर से क्या बन गया, अपना ऑडिट बन गया। तो अब इसमें देखो, आप एक मजेदार चीज आपको बताता हूं, ये जो वर्ड देख रहे हो कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड, इस पे आपका बन जाएगा एमसीक्यू, है ना। सीधा आपसे पूछ लेंगे और डायर वर्ड ये कौन सा वर्ड है, नीचे आपको 4 लैंग्वेज दे देंगे, इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन। तो बड़ा ऑब्वियस है कि ये किधर से आया, लैटिन वर्ड है, फ्रेंच जर्मन है ही नहीं। तो ज्यादातर लोग कहां कंफ्यूज होंगे, इंग्लिश में और लैटिन में। इंग्लिश ही वर्ड है सर ओडायर, तो एक्चुअल में वर्ड कैसा है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हियर, यानी कि सुनना। अब यहां से अपना पहला काम शुरू हो रहा है, आप लोगों को नोट करनी है ऑडिट की डेफिनेशन अपनी अपनी कॉपीज में। फटाफट से पहले नोट करिए सब के सब, फिर पूरा डेफिनेशन डिस्कस करेंगे अभी के अभी। डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग सब लोग नोट करिए, लिखना है हाथ से। Audit is an independent examination of financial information of entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. सिर्फ डेफिनेशन नोट करके रखिएगा। हाँ जी, नोट हो गई। आज का काम है बस इस डेफिनेशन को समझना और याद करना है, छोटा सा काम है। डेफिनेशन क्लास से बाहर निकलो उससे पहले सबको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए पूरी की पूरी, कि बगैर यहां से देखे अगर मैं बोलूं डेफिनेशन बोल के बताओ तो तुम बोल सको, वैसा इसको अभी के अभी अपने को याद कर
लेना है। जैसा मैंने कहा था, समझेंगे भी, और ऑडिट में थोड़ा सा काम रट्टाफिकेशन का भी रहेगा, करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑडिट में लिखा है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। पहले पूरा डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या होगा? मतलब ये जो बंदा ऑडिट करने वाला है, ये किसी के भी प्रेशर के अंदर नहीं है, या उसका उस ऑडिट जिसकी वो ऑडिट कर रहा है उसमें उसका किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंटली कर रहा है। मींस एक्सेल कॉमर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की ऑडिट सीए मितेश मेहता कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। अब बढ़िया चीज देखना, ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 141 के अंदर। पढ़ाऊंगा कहां पे? 1413D में लिखा हुआ है। लेकिन कंपनी ऑडिट तो भी पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, मैं तो कॉमन चीज पूछ रहा हूं आपसे। तो आप लोगों के दिमाग में क्यों आया ये सेक्शन? तो आपने भी पढ़ा ही नहीं है। तो मितेश मेहता खुद चार्टेड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग सीए है, तो फिर वो एक्सेल एकेडमी का ऑडिट क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि अगर उन्होंने एग्जामिन करके दिया तो वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं कहलाएगा। लोग कहेंगे बायस है यार, आपका ही तो है। बोलो क्या कहते हो? बराबर। कल को सोचो, आज से 5-6 साल बाद, 7 साल बाद, ये कल्प के लिए कोई रिश्ता आया, बराबर, रिश्ते वाले आ गए। अब आकर के मान लो पता लगा, इसके पापा ने मिलवाया मुझसे कि साहब सर से मिल लो आप एक बार, या उनको कहीं से पता लगा कि यार ये पढ़ा हुआ है अपने से, तो वो मुझसे पूछने के लिए आए। बट ऑब्वियस है मैं तो अच्छा ही कहूंगा। तो मेरी बात पे वो ज्यादा यकीन करने वाले नहीं है, क्योंकि मेरा ओपिनियन इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यार अपने ही बच्चे हैं, अपने बच्चों को कौन खराब कहता है? सब अच्छे ही है, बराबर। तो इट मीन्स अच्छा ही कहूंगा मैं, तो अच्छा ही कहूंगा। खराब भी होगा तो, बदमाश भी होगा तो है नहीं, पर होगा तो भी क्या बोलूंगा? अच्छा ही बोलूंगा मैं तो। बट ऑब्वियस है। तो इसका मतलब अगर मितेश मेहता सर आज ऑडिट रिपोर्ट निकाल करके दे दे कि यार एक्सेल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू, तो कहेंगे सब पता है हमको, सब पता है, खुद नहीं तैयार किया, खुद ही कह रहे हो अच्छा है। तो इसीलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ऑडिट की पहली क्वालिटी, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन, ओके, लेकिन कैसा एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो डेफिनेशन की पहली लाइन बनेगी, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन किसका? तो अगला वर्ड आया मेरे पास में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? अकाउंट्स। अब इसको हम लेकर के आएंगे यहां से। देखो अपने सब लिखा है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का एनालिसिस कहता है, ऑडिट बाय इंडिपेंडेंट पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन द एंटिटी। इट रिक्वायर्स दैट ही शुड नॉट एक्ट अंडर एनी इन्फ्लुएंस, बराबर। अब यहां पे इस पोर्शन पे, ये पहली लाइन पे वापस आता हूं, 1 मिनट के लिए सुनना। एक छोटा सा डाउट है जो अभी क्लियर करता हूं। तो मैं जब पढ़ता था ना, तो ये मेरे डाउट्स भी राघव की तरह होते थे। जैसे डाउट पूछता है ना, खूबी है, मैं भी इतने डाउट पूछता था। मुझे तो एक बार टीचर ने बाहर निकाल दिया था क्लास से। वो क्लास में सीधा बोल गए, जितने भी नॉर्मल लोग हैं उनको मेरी बात समझ में आती है, जिनको नहीं समझ में आ रही है दे आर एबनॉर्मल। तो बोला जयेश तुम तो कहो क्लास से बाहर जाके खड़े हो जाओ। ऐसा डाउट पूछा है उसमें, क्लास से बाहर क्या खड़े हो जाओ? डाउट है तो है, ठीक है। तो मेरा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन उस वक्त में किया इसी के अंदर। मेरा क्वेश्चन सिंपल ये था, सर आपने बोला बंदा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आज अगर मेरी कंपनी के लिए कोई भी चार्टेड अगर मैं हायर करूंगा ऑडिट करने के लिए, अच्छा चार्टेड को अपॉइंट कौन करेगा? मेरी कंपनी है और मुझे अपनी कंपनी की ऑडिट करवानी पड़ेगी क्योंकि लॉ कहता है। तो चार्टेड कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट? क्या कंपनी करेगी? कंपनी करेगी, मतलब एक्सेल एकेडमी खुद ही करेगी ना। तो जब एक्सेल एकेडमी उसको ऑडिटर अपॉइंट करेगी तो उसको फीस कौन देगा बेटा? फिर तो हो गया। भाईस बोलो, दिमाग में आई मेरी बात? कैसा हो कि गवर्नमेंट बोले, अच्छा आप जानते हो कि चार्टेड अकाउंटेंट का ज्यादातर लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसलिए उसको टैक्स बचा लेगा यार, है ना। टैक्स बचाने के तरीके, अब तरीके भी 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो लीगल वाले, एक वो थोड़ा इधर उधर रास्ते वाला भी होता है। तो अब सवाल ये सोचो, मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि गवर्नमेंट एक सिंपल सा काम करे। गवर्नमेंट चार्टेड को क्या बोले, हम तेरे को फीस देंगे, तू तो कमियां निकाल के बता, फिर देखो क्या होता है। या तू जितना घोटाला पकड़वाएगा उसका 20% तेरा, उस अमाउंट का। तो फिर तो सारा का सारा खटाखट निकलने लगेगा। वो एक पिक्चर आई थी यार, कौन सी, वो ऐसे वाली थी ना,
शिवाजी दी बॉस वाली, उसमें अगर तुमने देखा हो तो वो सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स को उठा के ले जाता है एक जगह पे, फिर उनको कहता है बताओ इनके क्या क्या काले कारनामे हैं, और फिर वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। तो एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहाँ पे हो गया। तो मुझे हमेशा लगता था यार, आज एक्सेल एकेडमी अपना ऑडिट करवा रही है, फीस तो हम ही दे रहे हैं उस ऑडिटर को, तो हमसे तो वो वैसे ही इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया। लेकिन लॉ कहता है नहीं, ऐसा नहीं। लॉ इसलिए वर्ड बोला क्योंकि यहाँ कंपनीज एक्ट भी लग रहा है ना। सिस्टम ये कहता है कि सिर्फ फीस ले रहा है, फीस लेना इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में नहीं आता है ना। माना फीस है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक रिस्क भी है। अगर जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हैं उसमें गड़बड़ निकली और आपने रिपोर्ट बना के दे दिया कि इनके अकाउंट्स में गड़बड़ है, इनकी कंपनी में गड़बड़ है, ठीक है, अगली बार से वो ऑडिट मुझे नहीं देंगे, ये रिस्क रहता है भैया। तो सर ऐसे तो मेरा मन अच्छी लिखेंगे, ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली अपने को ये भी पता है कि अगर कल को कुछ गड़बड़ हो गया, अगर अपन भी पकड़ में आ गए, तो आईसीआई और गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट में क्या ले लेगी, एक्शन। और फिर अगर कोई खतरों का खिलाड़ी, वो तो हर फील्ड में होता है। तुमको लॉ में मैं रोज ही कहता था भाई ये लॉ है, लेकिन लॉ तोड़ने वाले भी तो बहुत है ना। तो फीस लेना इन्फ्लुएंस की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। बस आप कंपनी से जुड़े नहीं होने चाहिए। आप कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर जुड़े हुए, कोई आपका इंटरेस्ट, वो बंदा कंपनी का कभी ऑडिट नहीं करेगा। इसलिए अपन ने बोला था इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अपने को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करते हैं, यूजर्स को। तो यूजर कौन है बता रहा हूं। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन देख लो, कंपनीज एक्ट से निकाल के लाए अपन, ये आपको आती भी है, वहां पे भी पढ़ाऊंगा। नंबर 1 पे आपको दे रखा है बैलेंस शीट, सेकंड नंबर पे है प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम और एक्सपेंडिचर क्यों लिखा, एनबीओ अगर हुआ तो, तीसरे नंबर पे अपना कैश फ्लो, और चौथे नंबर पे हो गया एक्सप्लेनेटरी नोट्स। मेरे ख्याल से अकाउंट्स में आप ये सब पढ़ के आए हो, है ना। तो ये 4 चीजें कहलाती हैं हमारी मेनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या जो आपने अकाउंट्स बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला, कुछ भी बोल दो। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्या क्या आता है, सर बैलेंस शीट आ गई, पीएनएल और इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैश फ्लो हो गया, एंड नोट्स। वैसे स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी भी आता है इसमें अगर हो तो, अदरवाइज नोट्स टू अकाउंट से अपना काम हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अब मैंने एक चीज बोली वहां पे, यूजर्स, बीच में यूजर्स का नाम ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ, डेफिनेशन में कहीं नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, ऑडिट करवाते ही क्यों है फिर अपन, जैसे कंपनीज में तो कंपनी ऑडिट के हिसाब से हर कंपनी का ऑडिट कंपलसरी है। कई बार टैक्स लिमिट्स आती है, बजट आता है, इतने से आपकी ऊपर की इनकम है तो ऑडिट करवाना कंपलसरी है। नॉर्मली भी कोई आदमी ऑडिट करवा सकता है और करवाते भी है, तो उसका बेनिफिट होता है यूजर्स के लिए। तो कौन बताए यूजर्स, तुमने बताया कुछ अभी, हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल वाले। चलो इंटरनल यूजर्स कौन है, हु आर यूजर्स। सबसे पहले नंबर पे लिखा मैंने ओनर। क्या कहते हो भाई, मैं एक बिजनेस का ओनर हूं तो मुझे पता तो लगना चाहिए कि कितना इनकम हो रहा है। एक अब तो बहुत हो गया ऐसे, उदयपुर जब मैं पहले क्लासेस लेने जाता था तो वहाँ बापू बाजार करके एरिया है, वहाँ पे एक पान की दुकान वाला, छोटी सी पान की दुकान है। मैं उसके यहाँ शाम को हम लोग खाना खाने के बाद क्लासेस से फ्री हो जाते तो स्टूडेंट्स और हम लोग ऐसे ही वॉकिंग पे निकलते थे, तो उस पान वाले की दुकान पे कई बार खड़े होते, पान वान भी खाते। मैं देखता आधे घंटे के अंदर वो 100 से ऊपर 200 से ऊपर पान बेच देता, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो एक आदमी चूना लगाता पान पे, ठीक है, और दूसरा जना पैसे लेता, तो फटाफट वो लगा के पैसा पैसा पैसा। अच्छा, वो बना के नहीं रखते थे पहले से अपने मीठे पान। आजकल तो क्या होता है कि फ्रीज में बना के रख देते हैं, निकाल के देते हैं, बना के नहीं, एकदम फ्रेश फ्रेश निकाल के दे रहा है। तो मैंने जो पूछा एक बार, मैंने कहा ना इतना हिसाब किताब कैसे कर लेते, कोई बिना पैसे दिए चला जाए तो कैसे कैसे चला जाए, सब 25 साल का एक्सपीरियंस है हमारा, ऐसे कैसे निकल जाए कोई। तो सवाल ये कि ओनर जो बिजनेस का है, जहां इतनी सेल हो रही है, तो वो ये चाहेगा कि मुझे पता लगे कि भाई बुक्स में क्या है, कितनी मेरी इनकम हो रही है, कितना मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, कहाँ कम करना है, कहाँ ज्यादा करना है। तो इसीलिए ये ऑडिट जो है वो एक तरह से उसको एक क्या प्रोवाइड कर देती है, इंफॉर्मेशन, है ना, कि भाई आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, इसमें सही सही चीजें हो रही है, इतना आपका इनकम हो रहा है, इतना आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है। इस चीज की एक एश्योरिटी अपने को दे दिया जाता है। अपने सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, ऑडिट एंड एश्योरेंस, है ना। तो वो एक एश्योरेंस अपने को मिल जाता है, इसीलिए ओनर के लिए यूजफुल है। यही अगर एक कंपनी हुई तो शेयर होल्डर के लिए क्या हो गया भाई, बोलो।
शेयर होल्डर के लिए ऑडिट कैसे बेनिफिशियल है? भाई कंपनी में क्या डेवलपमेंट्स हैं, डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सबका पता अपने को ये इससे लग जाएगा। बीओडीज, इनको क्या बेनिफिट है ऑडिट से? कहां अंदर लूज पोल्स है, कहां कुछ गड़बड़ हो रही है, कौन सा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, कौन सा एक्सपेंडिचर ऐसा है जो दिख तो नहीं रहा है लेकिन बुक्स में है। बहुत सारी चीजें होती है ना गड़बड़ वाली भी, वो सब चीजें जब बीओडीज को पता लगेंगी तो वो उसको सुधार सकते हैं। इसलिए बीओडीज के लिए भी एम्प्लॉइज को क्या फायदा ऑडिट से? बोनस सबसे बढ़िया। देखो कोई टाइम पे सीए इंटर में एक टॉपिक था बोनस एक्ट 1965, कोर्स में था आपने, अब नहीं है। लेबर लॉस के 3 एक्ट थे, बोनस, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुइटी। बोनस मिलता है कंपनी के प्रॉफिट के बेस पे। बढ़िया चीज बताता हूं, देखो उसमें क्या होता है, कई बार कंपनी के एम्प्लॉय को अगर लगा कि यार जितना इनकम हुआ उतना हमको बोनस नहीं मिला है, वो लोग कोर्ट के पास जाएंगे। और कोर्ट क्या, ये अपने उधर भी बात की लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के अंदर भी, वर्कमैन वाली कंपनी के अंदर भी। तो कोर्ट क्या करेगी, ऐसे में आपसे मंगवाएगी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट। और अगर ऑडिट नहीं हो रही है तो ऑडिटर अपॉइंट करेगी कोर्ट और बोलेगी इनका ऑडिट करके बताओ कि ये प्रॉफिट सही है कि नहीं है। तो इट मींस एम्प्लॉइज के लिए भी ऑडिट बहुत काम की चीज हो गई, ताकि उनको पता लगे कि उनका बोनस जो है वो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या इस कंपनी में रहना है कि जाना है, रुके या दूसरा जॉब ढूंढ ले भैया। अब इस कंपनी का तो डूबती नहीं हो रही है अभी, है ना। एम्प्लॉय वर्कर्स एक ही बात के ऊपर आ गए, एम्प्लॉइज वर्कर्स एक ही हो गया। एक्सटर्नल लोग में आया नंबर 1 क्रेडिटर्स। बोले तो जो हमको उधार पे देने वाले हैं उनको क्या मतलब ऑडिट से? अरे ऑडिटर ही तो बताएगा बुक्स देख करके कि भैया ये पैसा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इस कंपनी को या इस फर्म को माल उधार में बेचना है कि नहीं बेचना है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सोचो ये अडानी साहब, अंबानी साहब, इनका तो सारा मामला ही ऑडिटर पे डिपेंड है। इतने बड़े बड़े लोन चाहिए हैं तो उसके लिए रिपोर्ट्स जाती होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुराने साल के, और वो सब कुछ कौन बना के देता होगा? ऑडिटर। और उसी के बेस पे, अच्छा कॉमनली मेरे ख्याल से आप लोगों को भी ये आइडिया होगा, आज अगर मुझे हाउस लोन चाहिए और मैं बैंक के पास जाऊं तो बैंक मुझसे मेरे पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा, ऑडिटर की रिपोर्ट मांगेगा कि भाई क्या अगर फर्म कंपनी है तो ऑडिटर का रिपोर्ट भी मांगेगा, क्योंकि वो भी अपने आप को एश्योर करे कि हाँ भाई चार्टेड ने बोला है, इसका मतलब इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। सोचो इतना भरोसे का काम है ये, लोग तुम पे कितना भरोसा करने वाले हैं फ्यूचर में। सोच लो तुम्हारे एक साइन का कीमत जोरदार है। गवर्नमेंट को ऑडिट रिपोर्ट से क्या, टैक्स वसूल करना भैया, उसमें ऑडिट ही तो काम आएगी। उसके अलावा प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर ही वही है जो अब कंपनी में पैसा लगाने वाला है। लगाने से पहले वो एक ही तो चीज देखेगा यार, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो भी ऑडिटेड अगर है तभी उस पर भरोसा करेगा, नहीं तो कैसे भरोसा करेंगे। तो दे आर कॉल यूजर्स। भाई बीच में आपको मैंने बता दिया, बैक टू डेफिनेशन, ऑडिट इज एन independent examination of financial information of an entity। अब एंटिटी कैसी, आगे वाली पूरी लाइन, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, मतलब एनपीओ भी हो सकता है और प्रॉफिट कमाने वाला भी हो सकता है। आगे क्या बोला, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, स्मॉल साइज का ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। 3 चीजें बोली है मैंने भाई, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तीनों तरह का। और लीगल फॉर्म, कोई भी लीगल फॉर्म, वेदर इंडिविजुअल, वेदर पार्टनरशिप फर्म, वेदर एचयूएफ और कंपनी, ठीक है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी लीगल फॉर्म हो भाई, अभी यहां दे रखा होगा, सब कुछ चलेगा। तो देखो आ गया एंटिटी का मतलब, एनी टाइप ऑफ एंटिटी, चाहे प्रॉफिट वाली हो, बिना प्रॉफिट वाली हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, बिग हो, लीगल फॉर्म में चाहे इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, ट्रस्ट हो, एचयूएफ हो, कुछ भी हो भाई, उनका यहां पे होता है ऑडिट। तो 2 लाइंस तो मेरे ख्याल से अपने को याद हो गई बहुत आराम से। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट,
इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। एकदम आसान। साइज बोले तो अपने एसएलएम दिमाग में आ गया, स्मॉल लार्ज मीडियम। कपड़ों में आता है ना एसएलएम बोलते हैं ना मन, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, मीडियम साइज। उसके अलावा लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म बोले तो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, एचयूएफ हो, कुछ भी हो भैया, ट्रस्ट हो, ठीक है। फिर आखिरी लाइन पे पहुंच गए, इतनी आसान डेफिनेशन। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, अब सवाल ये एग्जामिनेशन करने का पर्पस क्या है, व्हाट इज योर पर्पस। तो पर्पस लिखा है विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। पहला चैप्टर जब चालू करूंगा मैं तो एक बहुत जबरदस्त चीज आती है पहले चैप्टर में। ऑडिटर सिर्फ ओपिनियन देता है या गारंटी देता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड गारंटी? हाँ, गारंटी का मतलब बोले तो 100% एश्योरिटी। क्या कहते हो? 100%। लेकिन ओपिनियन का मतलब मेरी राय में ये है भाई, सही हो नहीं हो, लेकिन मुझे जहां तक लगा ये सही है। तो ओपिनियन सबका अलग अलग हो सकता है। पठान मूवी रिलीज होती है, ये भी देखने जाती है, ये भी देखने जाती है, इसका ओपिनियन है जोरदार सर, मजा आ गया, सलमान खान की एंट्री तो सर क्या ऐसा, उसका मफलर आता है नीचे और फिर वो खुद आता है और जोरदार है। मैंने भी देखी नहीं अभी, सीन्स देखते रहते हैं, आते रहते हैं, पूरी पिक्चर छोटे छोटे सीन्स में आ गई। अब तो ये गई, कैसी लगी बेटा? बेकार सर। क्या बेकार? बेकार पिक्चर कुछ नहीं सर, सब आर्टिफिशियल लग रहा था। यहाँ पे इतना बड़ा शाहरुख खान, ऊपर मुंडी इतना सा। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है। कोई गारंटी दे सकता है क्या कि पिक्चर सुपर हिट? गारंटी नहीं है भैया, सबका अपना अपना क्या है, ओपिनियन है। तो ऑडिटर भी इधर गारंटी देने का काम नहीं करता है, सिर्फ क्या देता है, ओपिनियन। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ऑडिटर गारंटी दे भी नहीं सकता, इस पे पूरा क्वेश्चन बनता है। ऑडिटर गारंटी क्यों नहीं दे सकता, इसका पूरा एक क्वेश्चन है जिसका 3 पैराग्राफ में आंसर है। रीजंस दे रखे हैं, 3 नहीं 4 पॉइंट्स है कि हाँ भाई ये 4 पॉइंट्स है, इनकी वजह से ऑडिटर गारंटी तो दे ही नहीं सकता। वो पॉइंट पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल तो बात सही है। वापस ऊपर वाली लाइन पे आता हूं। व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, क्यों कंडक्ट होता है? विद व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। और ओपिनियन उसको क्या देनी है? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ट्रू एंड फेयर का मतलब भी देख लो पहले, फिर वापस डेफिनेशन याद करेंगे अपन। लेकिन ये मैंने यहां दिया ट्रू एंड फेयर का मीनिंग। आपके हिसाब से ट्रू एंड फेयर क्या है भाई, बता सकते हो क्या कुछ? हाँ, अब यही होता है, यही मेन मेरा पर्पस था आपको बताने का। कॉमन आंसर में तो ट्रू एंड फेयर का अपन एक नॉर्मल सा मीनिंग लिख के आएंगे। ऑडिट में यहां स्पेसिफिकली वही लिखना पड़ेगा जो है, इसीलिए ऑडिट बाकी सब्जेक्ट से अलग हो जाती है। और अलग इसलिए भी है क्योंकि आईसीए ने तो नंबर देता ही नहीं है। आईसीए का एक सीधा फंडा है, स्टडी मैथ से हमारी लाइन मैच होनी चाहिए। लाइन भी नहीं, कीवर्ड्स। अगर वो कीवर्ड मैच हो गए तो मार्क्स दे देंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे। और जैसा आपको मैंने कहा कि इसके शॉर्ट नोट्स बहुत चलते हैं मार्केट में, बहुत ऑडिट के सबने निकाल रखे हैं, सारी फैकल्टीज ने, मेरे भी निकले हुए हैं। बट हमको पता है कि उससे नंबर नहीं आने वाले। तो बच्चा उसके बिना मानता नहीं है, वो कहता नहीं मुझे तो शॉर्ट नोट्स चाहिए, छोटा छोटा सा पढ़ना है। ले पढ़ ले भाई, तू छोटा छोटा सा पढ़ ले, और तो क्या है, हमको पता है नंबर नहीं आएंगे तेरे। तो अब वो जैसा चाहे, ठीक है ना। तो अब सवाल आया कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या, अरे मीनिंग दे रखा है इसका ट्रू एंड फेयर का। देखो मीनिंग आपको बताता हूं। इंफॉर्मेशन शेल बी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेल बी ट्रूली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड। ट्रूली रिकॉर्डेड का 2 वर्ड है भाई, ट्रू एंड फेयर का मतलब ट्रूली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रूली रिकॉर्डेड? जो कुछ भी हुआ है वो सच्चाई से रिकॉर्ड हुआ है, यानी ट्रांजैक्शन हुआ है तो बुक्स के अंदर आया है। और आया है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयरली रिकॉर्डेड? जहां होना चाहिए था वहीं आया है, जो तुम अकाउंट से पढ़ के आए हो। इतना आसान। सपोज करो 1 करोड़ का मशीनरी खरीदा है, उस पर 1 लाख का इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाया। अब इंस्टॉलेशन चार्जेस कहां आना चाहिए था? मशीन का कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, इन्होंने गलती से उसको डाल दिया P&L में। तो अब ऑडिटर बोलेगा ट्रूली रिकॉर्डेड बट नॉट फेयरली प्रेजेंटेड।
तुमने लिखा तो है, ट्रू लिखा है, लेकिन फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है। तो ये मत सोचना कि ऑडिटर सिर्फ घपले ढूंढता है। ऑडिटर ये इसीलिए तो तुमको अकाउंट्स पढ़ाते हैं भाई। तुमने क्यों बोला P&L में नहीं जाएगा और उधर जाएगा? क्योंकि तुम अकाउंट्स में सीख के आए हो कि मशीन का इंस्टॉलेशन उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। तो यही काम तो ऑडिटर का देखना है कि कहीं बुक्स के अंदर हर बार घपला नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखना, ऑडिटर हर आदमी को चोर मान के नहीं जाता है। अच्छा, इसकी ऑडिट करने जा रहा हूं कि ये चोर है। अरे नहीं चोर है रे भैया, वो तो अपन ऑडिट करेंगे, देखेंगे, जरूरी नहीं है चोरी की, गलती भी तो होती है। देयर आर टू वर्ड, वन इज फ्रॉड, सेकेंड इज एरर। सुना तुमने एरर वर्ड? वो तुम लोग वो पढ़ते हो ना, ट्रायल बैलेंस में 4 तरह के एरर्स भी होते हैं, कमीशन, ओमिशन, ऐसा कुछ, कॉम्पनसेशन वाला। तो एरर भी तो हो सकता है यार। तो इंस्टॉलेशन का बेचारे के अकाउंटेंट को ध्यान नहीं रहा, उसने P&L के अंदर डाल दिया। तो ऑडिटर इस चीज को, अब ऑडिटर क्या करेगा, आगे बोलेगा भाई क्या किया रे तूने, सही जगह पे डाल। अगर वो मान जाएगा और सही जगह पे डाल देगा तो अपन लिख के दे देंगे यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, साइन कर देंगे। अगर नहीं मानेगा तो अपन लिख करके देंगे कि ट्रूली रिकॉर्डेड बट नॉट फेयरली प्रेजेंटेड। भैया हमारे हिसाब से तो ये सही नहीं है। ये चीज एग्जैक्टली होती है ऑडिट। अब देखो यहां पे मैंने लिख भी दिया, ट्रू का मतलब होता है वैलिड और कंप्लीट डेटा लिखना है, और फेयर का मतलब होता है प्रॉपर क्लासिफिकेशन और प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना ही चाहिए। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब यहां पे आप मेरे साथ इसके एग्जाम्पल देखो। वन वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अन अकेडमी। उस वक्त अन अकेडमी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है, बट एक्चुअली देयर वॉज नो परचेज, बराबर। इट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, बराबर। बात समझ में आया? क्या लिखा, एक वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बैलेंस शीट में शो है, यहां से हटा देता हूं चलो इसको, कोई भी कंपनी में है, बट एक्चुअली देयर वॉज नो परचेज, एक्चुअल में परचेज थी नहीं, तो बैलेंस शीट में दिख रही है, फर्जी लिखी है। इसका मतलब यहां पे ट्रूली रिकॉर्डेड नहीं है। एक ऐसा ट्रांजैक्शन आपने लिख दिया जो एक्चुअल के अंदर है ही नहीं। सेकंड नंबर पे हमने लिखा है, यहां पे फिर से नाम हटाना पड़ेगा मुझे, वन वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट परचेज, बट क्या लिखा है, P&L लॉस अकाउंट में आपने रिपेयर की जगह लिख दिया। तो रिकॉर्ड तो किया तुमने, मतलब ट्रूली उसको रिकॉर्ड तो किया, लेकिन फेयरली प्रेजेंटेड नहीं किया। दोनों चीजें ऑडिटर देखेगा, ट्रांजैक्शन है तो लिखा है, बराबर। बहुत सिंपल है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ज्यादा 5-1 मिनट और पढ़ेंगे अभी, कैसे चेक करेगा ऑडिटर सच में कैमरा है कि नहीं है? बताओ चलो। बुक्स में वैसे तो ये आगे के चैप्टर का पार्ट है, लेकिन आप सोचो तुम ऑडिट करने के लिए आगे इधर एक्सेल एकेडमी में, बैलेंस शीट तुम देखोगे पहले, तो बैलेंस शीट में तुमको दिख रहा है कैमरा, बोलो बिल, वेरी गुड। सबसे पहले तो बिल मंगवाओगे। बेटा बिल में क्या क्या देखना पसंद करेगी? बिल में भी तो कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, ये डेट इसी फाइनेंशियल ईयर की है ना, 22-23 की, समझ रहे हो मेरी बात को? पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर है कि इस फाइनेंशियल ईयर का है। पिछले में होगा तो डेप्रिसिएशन निकाल करके लिखा होगा, डेट वेट देख लो। और क्या देखूं, अमाउंट चेक कर लो, और हमारे नाम पे है कि नहीं भैया, एक्सेल के नाम पे है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। और क्या देखूं? हाँ, जिसका बिल है वो ट्रूली फॉर्म, वो कैसे पता करूं? उस फॉर्म से कंफर्मेशन ले सकते हैं। ये ऑडिट के मेथड से सारे आगे पढ़ने हैं अपने को, है ना। तो भाई सबसे पहले बिल चेक करेंगे, बिल के अंदर डेट चेक कर लिया, अमाउंट चेक कर लिया, मॉडल नंबर चेक कर लिया, फॉर्म एग्जिस्टिंग है कि नहीं चेक कर लिया। अब वो कहेगा एक और काम करो सर, बिल तो ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ। समझते हो फिजिकल वेरिफिकेशन का? कैमरा है कि नहीं है? ये रहा कैमरा, अच्छा है, हाँ है। इस बिल पे जो नंबर है कैमरे का, वो इसके पीछे है कि नहीं है? फिर ये क्या देखना, अरे बहुत फर्जी काम हो सकता है। पता लगे बिल के अंदर कैमरा 1.5 लाख का, यहाँ लगा हुआ है 25,000 का। कैमरा तो है ना, वो नंबर है कि नहीं है? हम लोग एक ऑडिट करने के लिए गए 5 स्टार होटल की, बाड़मेर के उधर, स्टॉक ऑडिट कर रहे थे, देख रहे थे स्टॉक्स वगैरह। तो उसमें वो गर्म पानी वाला तो बाद में एग्जाम्पल दूंगा तुमको। इस वाले में तो क्या हुआ, उनका बार भी था। हमारे जो साथ वाले आर्टिकल थे, यार चलते हैं, मैंने कहा पीते भी थे। अरे तो वो वापस बोले मुझे ये पीने के लिए कौन कह रहा है, ऑडिट करनी है अपने को। तो इन्होंने स्टॉक के अंदर लिखा है 200 बॉटल्स है इनके पास, तो चल के देखते हैं। गए, वो बॉटल्स काउंट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कई बार क्या सीनियर आर्टिकल होता है ना, उसके साथ अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं तब तो आपसे अच्छे काम कराएगा।
और कभी अगर कुछ पंगा हो गया, हमारे साथ के एक आर्टिकल को मालूम है, उधर एक सीमेंट कंपनी के ऑडिट में गए थे, तो वहाँ मशीनरी का पूरा एक एरिया होता है। तो आपको पता है वो अपन कील लगाते हैं, वो भी स्टॉक का पार्ट है, उसको बैठा दिया कील गिन सारी। सुबह से शाम तक बेचारा गोडाउन के अंदर जहाँ हल्का सा एक पंखा चल रहा है, सुबह बोले कील, वो कि ये थोड़ी, कितना साल हुआ तेरे को ट्रेनिंग का, 1 महीने हुआ है ना, गिन बैठ करके। अब वो बेचारा 1 2 3 4 ऐसी कम से कम 20 रैक भरी हुई, बेचारे का पूरा दिन उसमें निकल गया। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कई बार, मजा है उसका भी अलग एक। तो अब हुआ क्या, हमने बोला कि को बॉटल्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे साथ वाला जो सीनियर था उसने बोला कि यार एक काम करते हैं, यार तो बहुत महंगी महंगी है, उनका लग तो रही है, रेटें भी बहुत जोरदार है, बाहर निकाल के देखते तो है। अभी तो बॉक्स देखे हमने, बॉक्स के अंदर ये बॉटल वॉटल देखते हैं, जोरदार देखने में क्या जाता है। उस वक्त ऐसे मोबाइल फोन तो होते नहीं थे कि यार एक दो सेल्फी भी लेकर रख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने बॉक्स खोलने की बात की, उसने थोड़ा थोड़ा सा मना किया, नहीं नहीं सर बॉक्स क्या खोलना। तो हमने कहा अरे कैसे नहीं खेलना, ऑडिटर है हम, देखना है। मैक्सिमम बॉटल्स अंदर खाली, अरे खाली खाली बॉटल्स, मतलब अंदर बॉटल्स भी नहीं, खाली डब्बे रखे हुए। स्टॉक दिखा दिया हमको कि ये देखो इतनी सारी बॉटल्स, ये देखो बिल विल देख लो, और अंदर खाली डब्बे, बॉटल्स तो थी नहीं। तो ऐसी चीजें कई बार देखनी पड़ती हैं। एक जगह हम ऑडिट पे गए, उधर चेयर्स होती है ना तुम्हारी, चेयर्स, ये अपनी जो सेलो वाली चेयर आती है ना, टेंट हाउस वगैरह काम में लेते हैं, तो ऐसे उन्होंने 500 चेयर का बिल हमको दिखा दिया। तो हमने देख लिया, ओके कर दिया। 350 रुपए की एक चेयर थी, 500 चेयर है, तो हमने कहा चेयर्स दिखा भी दो, उन्होंने दिखा दी, ये रही चेयर्स, एक से रफली काउंट कर लिया, ठीक है। सेकेंड टाइम फिर दिखा दी, थर्ड टाइम दिखा दी। ऐसा थोड़ा सा डाउट हुआ हमको कि यार ये चेयर क्यों लिए और क्या काम की है। तो हमने क्या किया, उस बार में चेयर, 2 चेयर जब वो लोग नहीं देख रहे थे, तो उनके नीचे हमने क्या कर दिया, कुछ मार्क कर दिया, हमारा कुछ स्पेसिफिक मार्क लगा दिया हमने 2-3 चेयर्स के नीचे। नेक्स्ट ऑडिट करने के लिए गए तो हमने कहा कि वो चेयर्स देखनी है कि नहीं, वो तो आप पिछली बार देख ली थी ना आपने, कि नहीं वापस देखनी है, ठीक है अभी दिखा देता, आप बैठो। आधे घंटे में 1 घंटे बाद उन्होंने कहा ये रही चेयर्स। हमने सारी चेयर्स चेक की, मार्क था ही नहीं हमारा। पता लगा कि जब भी हम आने वाले होते ऑडिट के लिए, मैंने टेंट हाउस से मंगवा लेते चेयर्स और ला करके वहां दिखा देते हमको कि ये रही चेयर्स, बिल तो दिख ही रहा है। तो ऐसी चीजें कई बार हो जाती है, तो वहां ऑडिटर को क्या रहना पड़ता है, बहुत अटेंटिव। ठीक है, तो इसीलिए ट्रूली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड वर्ड अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां ऑडिट का डेफिनेशन आपका खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में क्या किया, सिर्फ ऑडिट का डेफिनेशन है ना, तो डेफिनेशन याद करवा दो बस, मुझे क्लास खत्म करेंगे आज, बहुत है इतना। जल्दी बताओ, ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी बोले तो वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररेस्पेक्टिव ऑफ इज साइज और लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म मतलब इंडिविजुअल वगैरह सब चलेगा, और साइज का मतलब मीडियम, लार्ज, स्मॉल, कोई भी हो सब चलेगा। और आगे क्या था, बिल्कुल सही है, मेनली अपने को क्या एक्सप्रेस करना है, विद ए व्यू टू गिवन ओपिनियन, एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन इट, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। इतना आज के लिए आप करो, कल आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। तो 2 दिन थोड़ा सा आगे लिखने का काम रहेगा, फिर आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं पढ़ा सकता हूँ। हाँ, पढ़ना तो उसी से पड़ेगा, ये बात तो तय है, 100% तय है। दो एक दिन चॉइस देख लो, सोच लो,